लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण जो है ना, डायरेक्ट व्याकरण नहीं जाते हैं। ठीक, जो शब्द आते जाएंगे उसको मैं बताते जाऊँगा बीच बीच में, है ना। आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि किसको मौखिक भाषा बोलते हैं, किसको लिखित भाषा बोलते हैं, किसको राजभाषा बोलते हैं। ये भी सिलेबस का हिस्सा है कि ये सब चीज़ें उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सीधा जो है व्याकरण से पढ़ेंगे। और व्याकरण जो है, ठीक है, व्याकरण का अर्थ ये होता है कि भाषा का जो है शुद्ध लेखन, सही रूप से लेखन करना, सही रूप से पढ़ना और सही रूप से उच्चारण करना ही क्या होता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति से समझना, जो है भाषा को जो है भली भांति से समझना, उसी को बोलते हैं व्याकरण जो है। और हिंदी भाषा में व्याकरण का मतलब ये है कि जो हम लोग जो है वर्ण पढ़ रहे हैं उस वर्ण का सही रूप से उच्चारण करना, और वर्ण से जो शब्द बनेंगे उस शब्द को सही रूप से प्रयोग करना और सार्थक रूप से उसका प्रयोग करना, यही आपका क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। और इस व्याकरण के जो है, ठीक है, इस व्याकरण की या इस भाषा की 3 अंग है। ठीक है, इस व्याकरण के कितने अंग है, 3 अंग है। अब यहाँ से एक हर एक पॉइंट जो है कहीं न कहीं का क्वेश्चन है। व्याकरण या भाषा के 3 अंग है। ये है आपका वर्ण है पहला, दूसरा है आपका जो है शब्द है, और तीसरा है आपका वाक्य। ठीक है, तो भाषा के कितने अंग हो गए, 3 अंग हो गए। भाषा के 3 अंग हो गए, भाषा या व्याकरण के अंग, भाषा के 3 अंग हो गए, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य जो है, ठीक है, भाषा के जो है 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, तो वर्ण का मतलब समझते हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी जो है लिखित इकाई है। ठीक है, भाषा की जो है सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो है वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो है वर्ण। भी मैं लिखाऊंगा सारे चीजें, पहले समझिए जो है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, किस पॉइंट में पहुंचना चाह रहा हूँ। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी जो है लिखित इकाई है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा का, तो का एक क्या होगा, वर्ण हो गया। लेकिन इस कर्ण का जो है कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ होता है कुछ का अर्थ नहीं होता। ठीक है, जब तक जो है सार्थक वर्णों का मेल नहीं होता तब तक इस वर्ण का कोई महत्व नहीं रहता, केवल एक का रहता है। लेकिन का बोलने से पहले मैं मौखिक रूप से मुंह से जो उच्चारण कर रहा हूँ, का जो बोल रहा हूँ जो मुंह से, तो जो बोल रहा हूँ, जो आपका आवाज सुनाई जो दे रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि। जो आप मैं जो बोल रहा हूँ, जो शब्द बोल रहा हूँ, और जो शब्द मुंह से मेरे निकल रहे हैं और जिसको आप लोग सुन रहे हो, वो आपके क्या हो गए, ध्वनि हो जाएंगे। तो भाषा के सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है वो है आपके ध्वनि जो है। देखिए क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाषा के सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है, भाषा के सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि का जो हम लोग जो है जब स्थायित्व देते हैं, जब उसको लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वर्ण वर्ण। ठीक है, तो लिख लीजिए सबसे पहले ध्वनि। और ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे जो है छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है कि उसमें लिखा क्या है और क्या पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी जो है क्या है, मौखिक इकाई है। ठीक है, सबसे छोटे जो है ओरल यूनिट है आपका जो है साउंड जो है, ध्वनि जो है। और जैसे ध्वनि बोलते हैं तो हम लोग जो है, जैसे मैंने पा बोला तो आपको तुरंत जो है उसको लिखित रूप में लिखेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बोलते हैं, और शब्द से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आप इस तरह से लिखते जाइए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि हो गई। उसके बाद दूसरे पॉइंट में ये लिखे कि भाषा के सबसे छोटे लिखित जो इकाई है वो है आपके वर्ण। ठीक है, भाषा के सबसे छोटे जो लिखित इकाई है आपको जो है वर्ण मिलेंगे। और भाषा के जो है सबसे छोटे जो है सार्थक जो इकाई है वो है शब्द। ठीक है, भाषा की सबसे छोटे जो सार्थक इकाई है जिसका सार्थक महत्व होता है वो शब्द होता है। जैसे आपने ज लिखा, एक वर्ण हो गया, प्लस इसमें ल लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो ये जल का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है कि नहीं। ठीक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। अर्थ के आधार पर
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएंगे? शब्द हो जाएंगे। अर्थ के आधार पर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होंगे? शब्द हो जाएंगे। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शब्द बोलते हैं। ये जो है भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई हो जाएंगे आपके शब्द जो है। ठीक, और भाव या भावार्थ के आधार पर एक और लाइन लिख लीजिए, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वाक्य। भाव या भावार्थ के आधार पर, ठीक है, भाव या भावार्थ के आधार पर, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो है वाक्य। आप केवल जल बोल रहे हैं तो उसका कोई भाव नहीं उत्पन्न होता है, वो केवल अर्थ देता है। लेकिन वाक्य जब होता है पूरा जो है, जैसे मैं जा रहा हूँ तो उसमें एक तो जो है भावार्थ उत्पन्न हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं तो एक वाक्य हो गया, एक तो भावार्थ दे रहा है, तो ये सबसे छोटी इकाई भाव के आधार पर कौन से हो गया? वाक्य हो गया। फिर से सुनिए और आप लोग बताते जाइए, ठीक है, कि जो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटे मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा के सबसे छोटे लिखित इकाई वर्ण जो है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द जो है, और जो है सार्थक जो वाक्य के रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वाक्य हो जाए। ठीक है, भावार्थ के आधार पर। तो जो है भाषा के जो तीन अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, तो हम लोग जो है वर्ण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शब्द को पढ़ेंगे, और इस शब्द में आपके सारी चीजें आ जाएंगे, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम सब आ जाएंगे। फिर आपका वाक्य आएगा। इस वाक्य में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य, फिर इसी में आपका काल आ जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग को वाक्य में पढ़ना है। ठीक है, हमें लगता है 15 दिन में जो है अच्छे से पढ़ने से कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो पहला जो है वर्ण, ठीक, अच्छा से नोट्स बना लीजिए, और कल आप जैसे ही फीडबैक देंगे उसी हिसाब से इसको मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो पहला जो है भाषा की जो पहला जो है लिखित जो इकाई है वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे पहले जो लिखित इकाई है ये है वर्ण जो है। ठीक, भाषा की जो पहला जो है सबसे छोटी जो लिखित इकाई है आपके जो है वर्ण जो है। और ये जो वर्ण है, ठीक है, ये वर्ण आपको जो है दो प्रकार से मिलते हैं, एक है स्वर, ठीक, और दूसरा है व्यंजन। ठीक, एक हो गया आपका स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। ठीक, स्वर किसको बोलते हैं? स्वर उस वर्ण को बोलते हैं, ठीक है, उस स्वर उस वर्ण को बोलते हैं जिसको प्रयोग करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। ठीक है, जिसका हम लोग स्वतंत्र प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसी में से आपको क्वेश्चन भी बनाते जाऊंगा। स्वर वे वर्ण होते हैं, स्वर भी क्या होते हैं? वर्ण नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा वर्ण होते हैं जिसका हम लोग स्वतंत्र प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसके प्रयोग करने के लिए हम लोग किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, ऐसे जो वर्ण है उसको जो है स्वर बोलते हैं। व्यंजन किसको बोलते हैं? व्यंजन ऐसे वर्ण को बोलते हैं जिसको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेते हैं। समझ गए? तो जैसे आपका जो है हिंदी में कितने स्वर है? 11 स्वर है। हिंदी में आपको स्वर मिलेंगे 11 स्वर मिलेंगे। तो आ बोल रहे हैं तो आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, आ बोल रहे हैं तो किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, ये सारे स्वर हो जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही व्यंजन बोलते हैं, क बोल रहे हैं, तो इस क में जो है अ जुड़े हुए हैं, क अ। ठीक, प बोल रहे हैं तो प अ, पी बोल रहे हैं तो प ई करके, तो आप जो उसके लिए क्या कर रहे हैं? स्वर की सहायता ले रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, तो पहले आप स्वर को पढ़ते हैं अच्छे से कि स्वर क्या है ना? तो स्वर के जो प्रकार, तो स्वर समझ गए। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते, उनको जो है स्वर बोलते हैं। और स्वर के जो प्रकार को अलग अलग हेडिंग करके लिख लीजिए कि स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो स्वर लिखिए पहला जो है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक है, स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, ठीक है, मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर, ठीक है, लगने वाला समय के आधार पर स्वर के प्रकार।
ठीक है। मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर होते हैं तीन प्रकार के। ठीक है, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर होता है तीन प्रकार का। पहला स्वर ह्रस्व स्वर, दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर और तीसरा जो है प्लुत स्वर। ठीक, मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो स्वर है ह्रस्व स्वर, दूसरा जो स्वर है उसको दीर्घ स्वर और तीसरा जो स्वर है उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, तो जो पहला स्वर है ह्रस्व स्वर, वे स्वर जिसमें केवल एक मात्रा होती है। ठीक है, वे स्वर जिसमें लिखे ह्रस्व स्वर में लिखे वे स्वर जिसमें केवल एक मात्रा होती है तथा जिसके बोलने में कम समय लगता है, ऐसे स्वर को ह्रस्व स्वर बोलते हैं। वे स्वर जिसमें केवल एक मात्रा लगती है तथा जिसके बोलने में कम समय लगता है, ऐसे स्वर को क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और इसकी संख्या है चार। पहला है आ, छोटे आ, छोटे ई, छोटे ऊ और जो है री जो है, ये जो है चार आपके हो जाएंगे ह्रस्व स्वर। ठीक, अ, ई, उ और री जो है, ये चार जो स्वर है ये आपके हो जाएंगे ह्रस्व स्वर। इसको बोलने में कम समय लगता है। जैसे अ बोल रहे हैं तो बहुत आसानी से आप कम समय में बोल रहे हैं और इसके लिए एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं? एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो इसके जो क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं, अ, ई, उ और री जो है। उसके बाद जो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर लिखे वे स्वर जिनकी दो मात्रा होती है, वे स्वर जिनकी दो मात्राएं होती है और जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिनकी दो मात्राएं होती है, वे स्वर जिनकी दो मात्राएं होती है। ठीक है, और दो मात्राएं को साहित्य में ऐसे करके लिखते हैं, याद होगा तुम पढ़े होंगे। एक मात्रा को ऐसे और दो मात्रा को ऐसे करके डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रस नहीं है आपके में। तो वे स्वर जिनकी दो मात्राएं होती है और जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है? दुगना स्वर समय लगता है, दुगना समय लगता है। ऐसे स्वर को जो है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, दीर्घ या गुरु स्वर को बोलते हैं। तो बाकी आप लिख लीजिए, आ, बड़े ई, बड़े उ, ए, ऐ। ठीक, वो और आओ, उ और आओ। ठीक, आ, बड़े ई, बड़े उ, ए। अब देखिए आप बोल रहे हैं तो आपको लग नहीं रहा है? आ, ई, उ, ए भी बोल रहा है तो तुरंत ए जैसे नहीं बोल रहा है, ए, ऐ, तो समय आपको ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इसके तुलना में ओ, औ, ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लुत स्वर जो है, ठीक है, प्लुत स्वर के में लिखिए, इसका प्रचलन जो है संस्कृत में होता है। ठीक है, इसका जो प्रचलन जो होता है संस्कृत में होता है और संस्कृत में खासकर जहाँ पर एकल गायन या सामूहिक गायन का कुछ विषय लिखा जाता है या उच्चारण किया जाता है, वहां पर आपका प्लुत स्वर का उपयोग होता है। और उच्चारण में तीन मात्रा का जो है, तीन मात्रा का समय लगता है। ठीक है, उच्चारण में जो है तीन मात्रा का समय लगता है। ठीक है, प्लुत स्वर जो है इसके उच्चारण में जो है, ठीक है, जब किसी चीज का जब उच्चारण हम लोग लगातार करते हैं बिना रुके, जब किसी स्वर का उच्चारण लगातार बिना रुके करते हैं तो ऐसे स्वर को जो है प्लुत स्वर बोलते हैं। और यह जो है ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना ज्यादा समय लगता है। जैसे आप जो है अ बोल रहे हैं तो कंटिन्यू है ना, आ, ई ऐसे करके जो बोल रहे हैं, तो इस प्रकार के जो स्वर है उसको जो बोलते हैं प्लुत स्वर। आ ऐसे करते करते आ करके चले गए, इस प्रकार की जो स्वर है उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक, उसके बाद दूसरा लिखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। दूसरा लिखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर
दूसरा जो है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मूल स्वर, ठीक है, एक होता है आपका मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। ठीक, एक होता है आपका मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं दो, एक होते हैं मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर, है ना। संधि स्वर को संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, इसको संधि या संयुक्त स्वर। ठीक, तो मूल स्वर जो है आपके चार है, आ, ठीक, ई, उ और जो है री जो है ये मूल स्वर होंगे, है ना। अ, ई, उ और री जो है ये मूल स्वर होंगे। उत्पत्ति के आधार इनका जो है किसी और स्वर के मेल से नहीं बनता। ठीक है, कोई भी स्वर के मेल से नया स्वर नहीं बनता, ये मूल स्वर है। तो मूल स्वर की संख्या कितनी है? चार है। जो ह्रस्व अक्षर चार थे वही मूल स्वर है और इनकी संख्या है चार। अ, छोटे ई, छोटे उ और जो है री जो है आपके क्या हो जाएंगे? मूल स्वर हो जाएंगे। दूसरा होंगे संधि स्वर। ठीक, संधि स्वर, इसको संयुक्त स्वर मत लिखिए, संधि स्वर में, है ना। संधि स्वर में लिखिए जिन स्वरों की उत्पत्ति, जिन स्वरों, संधि स्वर में परिभाषा लिखी, जिन स्वरों की उत्पत्ति, जिन स्वरों की उत्पत्ति दो स्वरों के मेल से होती है। ठीक है, जिन स्वरों की उत्पत्ति दो स्वरों के मेल से होती है ऐसे स्वर को संधि स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति जो है दो स्वरों के मेल से होती है ऐसे स्वर को क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति जो है दो स्वरों के मेल से होती है ऐसे स्वर को क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं। और ये संधि स्वर है, जैसे आ आप लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना है? दो बार आ धन आ करके लिखेंगे तो आपका कौन सा स्वर हो जाएगा? संधि स्वर हो जाएगा। ठीक है, आ कौन सा स्वर हो जाएगा? संधि स्वर हो जाएगा। अ धन मिलके हो जाएगा आ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संधि स्वर हो जाएगा। दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं ऐसे स्वर को क्या बोलते हैं? संधि स्वर। और इस स्वर को भी दो भागों में बांट दिए हैं संधि स्वर को। एक आपका आता है संयुक्त स्वर, ठीक, और एक आपका आता है दीर्घ स्वर। ठीक, एक आता है आपका संधि स्वर। संधि स्वर भी दो भागों में बांट दिए, एक आपका संयुक्त स्वर और दूसरा आता है दीर्घ स्वर। ठीक है, तो संयुक्त स्वर कैसे मिलेंगे? अ और ई के मेल से आपका बनता है ए, और ई के मेल से क्या बनेंगे? ए बनेंगे। और आ धन ए के मेल से अ बनेंगे। ठीक है, आ धन ए के मेल से अ बनेंगे और अ धन उ के मेल से ओ का निर्माण होगा। ठीक है, अ धन उ के मेल से ओ का निर्माण होगा और आ धन ओ के मेल से औ का निर्माण होगा। ये सारे आपके अभी संधि जब पढ़ेंगे तो काम आएगा। ठीक है, ये सारे आपको याद रहेंगे तो संधि जब पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आपको देखिए ये सारा कैसे काम आएंगे आपको। जैसे सुरेंद्र है, सुरेंद्र है, सुरेंद्र का संधि छेद करेंगे तो किस तरह से पढ़ेगा? क्या होगा? सुरेंद्र का संधि छेद सुर धन इंद्र। देखिए यहाँ पर र में जो है अ है और अ और ई के मेल से क्या बन रहा है? ए बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो सुरेंद्र हो गया। तो आपको संधि पढ़ेंगे सारी चीजें काम आएगा कि किस तरह से मेल से बनता है। अ धन ई के मेल से ए बनेगा, आ धन ए के मेल से अ बनेगा, आ धन ओ से जो है ओ बनेगा और आ धन ओ से औ बनेगा। इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर बोलते हैं। ये सारे जो है कौन सा है? संधि स्वर भी है ना। जितने भी आएंगे सारे संधि स्वर मिलेंगे। ठीक है, तो उसको और डिवाइड करके संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर में बांट दिए। तो दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं? जिनकी उत्पत्ति उन्हीं वर्ण के मेल से होते हैं, उन्हीं स्वर वर्णों के मेल से जिनकी उत्पत्ति होती है ऐसे स्वर को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ धन अ से आ बन गया, ये दीर्घ आ बन गया। ठीक है, दो बार जब आप ई करेंगे ई धन ई तो आपका क्या बन जाएगा? बड़े ई बन जाएगा। ठीक, वैसे आप जब उ धनु का योग करेंगे, उ धनु का योग करेंगे
तो बड़े यू बन जाएगा। तो ये 3 आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर हो जाएगा। ये सारे संधि में काम आएंगे। रामावतार का संधि विच्छेद क्या होता है? राम धन अवतार, अधन अ, रामावतार। ठीक है, सारे अभी संधि जब पढ़ाऊंगा ये सारे चीजें फिर से आएंगे आपका, किस प्रकार से संधि जो है बनता है बोल के। तो ये आपका जो है उत्पत्ति के आधार पर स्वर के जो भेद है, एक आपको मूल स्वर मिलेंगे और दूसरा जो है संधि स्वर मिलेंगे। मूल स्वर बोलते हैं जो किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं बना है, उसे मूल स्वर बोलते हैं। उनकी संख्या जो है 4 है, अ, ई, उ और री। और संधि स्वर उसको बोलते हैं जो दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं। ये सारे संधि स्वर है, ये सारे संधि स्वर है। लेकिन और इसको सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट दें, एक तो संयुक्त स्वर और एक तो दीर्घ स्वर। ठीक है, जब कोई स्वर का दूसरे स्वर से जो है ना मेल होता है तो जो है स्वर बनता है उसको बोलते हैं संयुक्त स्वर बोलेंगे। और जब अपने ही स्वर से मेल होता है, अपने ही वर्ण से मेल से जो दीर्घ रूप ले लेता है उसको हम लोग जो है दीर्घ स्वर बोलते हैं। और इस प्रकार के जो संधि जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के मेल से जो संधि आपको मिलेंगे उसको जो है दीर्घ स्वर संधि बोलेंगे। जैसे रामावतार आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक, उसके बाद ओष्ठ के आकृति के आधार पर, ओष्ठ के आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ के आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ के आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, ओष्ठ के आकृति के आधार पर। ठीक है, जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं स्वर का, तो हमारा ओठ का आकृति जो है कैसा हो जा रहा है उसके आधार पर स्वर जो है दो प्रकार का होता है। एक जो स्वर है उसको बोलते हैं वृत्ताकार स्वर। ठीक, एक जो स्वर है उसको बोलते हैं वृत्ताकार स्वर और दूसरा जो स्वर है अवृत्ताकार स्वर। ठीक है, ओठ के आकृति के आधार पर आपको दो प्रकार के स्वर मिलेंगे। एक है वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी भी स्वर बोलते हैं इसको। ठीक है, वृत्तमुखी स्वर या वृत्ताकार स्वर। ठीक, होठ की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर को वृत्ताकार स्वर बोलते हैं, ठीक है, या वृत्तमुखी स्वर बोलते हैं। और दूसरा जो स्वर है उसको अवृत्ताकार स्वर या अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जब ओठ का आकार जो है वृत्त के समान हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे स्वर को क्या बोलेंगे? वृत्ताकार स्वर बोलेंगे। जैसे आप ऊ बोल रहे हो तो ऊ हो जा रहा है ना, तो लिखिए वृत्ताकार स्वर में कौन कौन सा आएगा आपका? ऊ, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। ऊ, बड़े ऊ और औ। ये जो स्वर है आपके वृत्ताकार स्वर है। ठीक है, ये जो स्वर है ये आपके वृत्ताकार स्वर है। ऊ, छोटे ऊ, बड़े ऊ और औ जो है, आप देखिए सारे चीज को प्रैक्टिकली सोचते जाइए। ठीक है, अभी जब हम लोग कंठव्य तालव्य जो सोचेंगे, अभी जब पढ़ेंगे तो आप जो है खुद को महसूस करके उसको याद कीजिए। मैं अपनी छोटी सी बेटी को जब घर में बताया कि स्वर का उच्चारण कैसे होता है तो उसको कुछ भी स्वर कुछ बता देती, 5वीं क्लास की है ना, तो आपको अपने में महसूस करके उसको याद करना है। ठीक, जैसे अब मेरे को आपको समझाना है, पहले मैं घर में ही समझाया कि वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, तब तो आपको समझाऊंगा तो समझेंगे, है ना। तो जो है बहुत आसानी से आप उसको जो है समझेंगे जब आप उसको फील करते जाएंगे, है ना। जैसे आप वृत्ताकार बोल रहे हैं, एग्जाम में कभी नहीं पढ़ेगा, आपको फील कीजिए कि वृत्ताकार आप बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि जब आपका ओंठ का आकार वृत्त का आकार हो जाएगा, वृत्तमुखी हो जाएगा, इस प्रकार के स्वर को जो वृत्ताकार स्वर बोलेंगे। ये है ऊ, ओ और जो है बाकी जितने भी स्वर आएंगे वो क्या होंगे? अवृत्ताकार स्वर होंगे। ठीक, तो बाकी जितने भी स्वर मिलेंगे, ठीक है, वो सारे जैसे आ, बड़े आ, ठीक है, बड़े आ, ए, री, ये सारे में जो है वृत्ताकार नहीं होता, तो जो भी बचे हुए जो स्वर है वो आपका क्या हो जाएंगे? अवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। ठीक, एक आपका होता है, एक और स्वर होता है इस प्रकार का जो स्वर है। ठीक है, ये जो स्वर है इसको बोलते हैं आगत स्वर। इस प्रकार का जो स्वर है, ठीक है, ये जो है एक अपवाद के रूप में है, इसको हम लोग जो है वृत्ताकार स्वर के रूप में लेते हैं। इस प्रकार के आ को हम लोग जो है वृत्ताकार स्वर के रूप में लेते हैं, अपवाद के रूप में। इसको आगत स्वर बोलते हैं। ये हिंदी भाषा का स्वर नहीं है,
ये जो है विदेशी भाषा का स्वर है आ में जो इस प्रकार के अर्धचंद्र बिंदु जो लगाते हैं इसको बोलते हैं आगत स्वर। और आगत स्वर भी किसमें आता है? वृत्ताकार स्वर में आता है। ठीक, उसके बाद जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। लिखिए नेक्स्ट जो है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर जो है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर जो है, नेक्स्ट जो है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को जो है 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और जो है पश्च स्वर। ठीक, स्वर 11 होता है ना? 11 स्वर आपको याद होगा सबको, आ ई उ ओ, है ना? और जो है ई जो है अंग अह जो है नहीं है, उसको बताऊंगा, उसको अयोग वाह बोलते हैं। ठीक है, अंग और अह को अयोग वाह बोलते हैं। ठीक, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो देखिए मध्य स्वर में केवल आ, ठीक है, केवल आ होगा और इसमें होगा आपका आ। लिखते जाइए आ, उ, बड़े उ और औ। ठीक, ये जो है आपका पश्च स्वर होगा। अग्र स्वर होगा केवल अ, मध्य स्वर होगा केवल अ, पश्च स्वर होगा आ। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जब आप जीभ बोल रहे हैं तो आपका जीभ जो है अग्र में क्रियाशील हो रहा है कि बीच में क्रियाशील हो रहा है कि अंदर की ओर क्रियाशील हो रहा है, उसके आधार पर स्वर 3 प्रकार का होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर हो गया आपका अ, फिर आ, उ, ओ और आपका पश्च स्वर हो गया और बाकी जितने भी बच्चे हो आपका क्या हो जाएगा? अग्र स्वर। ठीक, उसके बाद तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक है, तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। ये थोड़ा सा टफ है, इसको याद कीजिएगा, है ना? मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको समझे जो है, लेकिन आप इसको याद करिएगा। अभी लेटेस्ट इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो तालु की स्थिति के आधार पर जो है स्वर होता है, एक होता है समृद्ध स्वर। ठीक है, एक होता है, लिख देता हूं, तालु की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक है, तालु के जो तालु किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? तालु। ऊपर को तालु बोलते हैं, जीभ को जीभ बोलते हैं, है ना? जीभ को क्या बोलते हैं? जीभ बोलते हैं। तो अभी हम लोग जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर देख लिए। अब तालु की स्थिति के आधार पर कि आपका जीभ जो है कहाँ पर टच हो रहा है और उसके आधार पर वो बंद हो रहा है कि खुला हो रहा है, तो उसके आधार पर स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक जो स्वर है उसको बोलते हैं समृद्ध स्वर, इसको बोलते हैं समृद्ध स्वर। ठीक है, या इसको बोलते हैं बंद स्वर। ठीक है, एक बोलते हैं समृद्ध स्वर और दूसरा बोलता है असमृद्ध स्वर। समृद्ध का उल्टा असमृद्ध स्वर होगा, इसको बोलते हैं खुला स्वर। ठीक, समृद्ध स्वर और असमृद्ध स्वर। और एक होता है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक, समृद्ध स्वर में लिखिए छोटे ई, बड़े ई। ठीक है, बंद स्वर या समृद्ध स्वर में लिखिए छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ और री। ठीक, छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ और री जो है ये आपका जो है समृद्ध स्वर होगा। ठीक है, समृद्ध स्वर होगा। ठीक, उसके बाद इसको जो है असमृद्ध मत लिखिए, विवृत्त करके दिया है, विवृत्त करके, समृद्ध, विवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर करें, विवृत्त स्वर। ठीक है, विवृत्त स्वर
तो जो समृद्ध स्वर में छोटे ई, बड़े ई, ऊ, बड़े ऊ और री हो जाएगा, और आपका जो मिश्र स्वर है जिसको खुला स्वर बोलते हैं वो आपका हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? आ। ये जो है खुला स्वर में आ जाएगा आपका आ। ठीक है, इसमें हो जाएगा छोटे ई, बड़े ई, छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, और जो है री जो है। ठीक, तो एक हो जाएगा समृद्ध, अब एक हो जाएगा विवृत स्वर जिसको खुला स्वर बोलते हैं, वो हो जाएगा आ जो है। फिर उसके बाद हो जाएगा अर्ध समृद्ध स्वर, आधा खुला स्वर। ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर, इसमें हो जाएगा आपका ए और ओ। ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, आधा बंद स्वर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए और ओ। इसको याद करना है, देखिए आपको कुछ चीजों को याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, शायद मैं जैसे समझाना चाहूंगा आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन ये है कि आपका जो जीभ जब तालू में जाता है तो देखते होंगे कभी वो बंद कर देता है, कभी आगे को खुला कर देता है, कभी आधा बंद करता है, कभी आधा खुला करता है। तो आप इसको घर में उच्चारण करके देखिएगा इसको। ठीक है, कि आप किस स्थिति में बंद रहता है, किस स्थिति में खुला रहता है, ठीक किस स्थिति में आधा बंद रहता है, किस स्थिति में आधा खुला रहता है। उसके बाद होगा अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अ ए और जो है औ। ठीक, और जो है अर्ध विवृत स्वर कहलाता है। ठीक, इसको आपको याद करना है। डीप क्वेश्चन पूछेगा तो अगर ये जो है इस तरह से पूछता है तो आपको आसानी से बन जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा इसको। और जो है वृत्त स्वर तो बहुत आसानी है ना, वृत्तमुखी अवृत्तमुखी, इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा आपको कंफ्लिक्ट होगा तो एक बार दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद जाति के आधार पर स्वर, उसके बाद लिखिए अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता लिखिए, अनुनासिकता के आधार पर स्वर जो है, अनुनासिकता के आधार पर स्वर जो है, अनुनासिकता के आधार पर स्वर है। अनुनासिकता के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर को निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वर, अनुनासिकता के आधार पर जो स्वर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर को बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर। ठीक, एक है निर्नुनासिक स्वर और दूसरा है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। ठीक, एक है निर्नुनासिक स्वर और दूसरा है अनुनासिक स्वर। तो निर्नुनासिक स्वर में लिखिए छोटे आ, बड़े आ। ठीक है, छोटे अ, निर्नुनासिक स्वर में छोटे अ, बड़े आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ये सारे जो है निर्नुनासिक स्वर है। उसके बाद अनुनासिक स्वर उसके बोलते हैं जिसके ऊपर में क्या चंद्र बिंदु लगा रहता है, जिसके ऊपर में जो है चंद्र बिंदु लगा रहता है और जिसका उच्चारण मुख और नाक से करते हैं। ठीक है, ऐसा स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है, लिखिए परिभाषा, ऐसा स्वर जिसके ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगा रहता है, ऐसा स्वर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है। ठीक है, और ऐसे स्वर का उच्चारण मुख और नाक से करते हैं, ऐसे स्वर को क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। जैसे आपका जो है ये है आ, इस प्रकार के जहाँ पर चंद्र बिंदु हो या फिर अर्ध चंद्र बिंदु, इस प्रकार से रहे उसको अर्ध चंद्र बिंदु, और पूरा रहता है उसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो इस प्रकार के स्वर को क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर। उसके बाद जाति के आधार पर स्वर, जाति के आधार पर स्वर, जाति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक है सजाती स्वर और एक है विजातीय स्वर। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जो स्वर है उसको बोलते हैं सजाती स्वर और दूसरा जो स्वर बोलते हैं उसको जो है विजातीय स्वर।
ठीक है, एक स्वर है जिसको सजातीय स्वर बोलते हैं, और दूसरा जो स्वर है उसको जो है विजातीय स्वर बोलते हैं। जो अपने स्वर के मेल से जो स्वर बनता है, ऐसे स्वर को सजातीय स्वर बोलते हैं। ठीक है, जो अपने स्वर के मेल से, अपनी जात के स्वर के मेल से जो स्वर बनते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग दीर्घ स्वर पढ़े हैं तो ऐसे स्वर को क्या बोलेंगे, सजातीय स्वर बोलेंगे। जैसे आ है, बड़ी है और बड़ी है, ये जो है अपनी जाति के मेल से बन रहा है, तो ऐसे स्वर को क्या बोलेंगे, सजातीय स्वर बोलेंगे। अपनी जात के मेल से बन रहा है तो ऐसे स्वर को क्या बोलेंगे, सजातीय स्वर बोलेंगे। ठीक, तो इसमें जो है ये जो है इसका तो मेल हो रहा है, तो इसकी जाति कौन कौन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, सजातीय स्वर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी जो है अ और अ के मेल से आ बनता है, छोटी और छोटी के मेल से बड़े ही बनता है, और छोटे और छोटे के मेल से बड़े हु, तो ये दोनों एक दूसरे की जात के हैं, तो इस प्रकार के स्वर को क्या बोलेंगे, सजातीय स्वर बोलेंगे। ठीक, दूसरा जो स्वर है वो विजातीय स्वर, मतलब जब कोई स्वर वर्ण का मेल किसी दूसरे जात के स्वर्ण वर्ण से होता है तो ऐसे प्रकार के जो स्वर को क्या बोलते हैं, विजातीय स्वर बोलते हैं। जैसे ओ है, औ है, ए है और अ है। ठीक, इस प्रकार का जो स्वर है, और एक री। ठीक, ये जो अलग अलग मेल से हो रहा, अ और ई के योग से ए बना है, आ धन ए के योग से अ बना है, और अ धनु के योग से औ बना है। इस प्रकार के जो अलग अलग जात के मेल से जो बना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विजातीय स्वर बोलते हैं। ठीक, तो विजातीय स्वर में बाकी रहेंगे, और सजातीय स्वर में ये जो आपका 6 स्वर। ठीक, आप कल एक बार पढ़िएगा, कल मैं सबसे एक बार पूछूंगा। ठीक है, इस स्वर का जो है आपको क्वेश्चन भी दूंगा, और जितना भी पढ़ाया हूँ उसको एक बार आप सबसे पूछूंगा। अगर आप लोग को समझ आया तो फिर मैं समझूंगा कि आप लोग ठीक समझ रहे हैं और मैं भी ठीक समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है व्यंजन। आगे चलें, कंटिन्यू नहीं चला। देखिए, अ और आ के मेल से क्या बन रहा है, आ बन रहा है, ई और ई के मेल से ई बन रहा है, उ और उ के मेल से क्या बन रहा है, बड़े उ बन रहा है। तो एक ही जात के हैं ना, इन लोग एक ही जात के हैं। इस प्रकार के जो स्वर बनेंगे उसको सजाती बोलेंगे, बाकी सारे जितने भी स्वर रहेंगे वो जो है सजाती में अ भी आएगा और आ भी आएगा, है ना, और आ जो है सजाती स्वर होंगे, और आ क्या होंगे, सजाती स्वर होंगे। छोटे और बड़ी क्या होंगे, सजाती स्वर होंगे, छोटे और बड़े जो है ये भी सजाती स्वर होंगे। ठीक, क्या डी का जो देखिए, इसको जो है ना विजातीय स्वर में रहते हैं, इसका जो है कोई मेल नहीं है, है ना, इसका जो है, एक मिनट में देख लूंगे इसको, लेकिन ये जो है सजाती मतलब अपनी ही जात का, और विजाती मतलब दूसरे जात। ठीक, तो जो है किसी का मेल से बना है। ठीक, आगे देखते हैं व्यंजन। देखिए, कुछ अपवाद बहुत सारे चीजें आते जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको फर्स्ट टाइम हिंदी पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले तो चीज है, आपके पास अगर व्यापम का क्वेश्चन होगा तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर स्वर से संबंधित या वर्ण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को बताइए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अभी आप संधि पढ़ेंगे, बहुत सारे अपवादे आएंगे, और समास पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा अपवादे आएंगे। ठीक है, मैं जब हिंदी पढ़ाने के लिए सोचा कि मुझे हिंदी पढ़ाना है, तो आप लोग पूरे मिल के बताइए कि मैं ऐसे कौन सा चैप्टर को पढ़ा होऊंगा जिसको पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि मैं हिंदी पढ़ा सकता हूँ। या आपको लगता होगा कि जिसको पढ़ाने के बाद आपको लगता होगा कि उसको आप समझ गए तो आप बाकी हिंदी तो बहुत सरल है, वो थोड़ी चीज है, बहुत सिंपल चीजें हैं। क्या चीजें हैं, समाज। अगर हमने समाज पढ़ लिया और समाज को सही ढंग से अगर समझ गए कि किसी ने कोई भी समाज को बता दिए, इसका मतलब आप जो हिंदी में पकड़ बना दिए। मैं पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चन बनाया, 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो उसमें से 90-95 मैंने सही कर डाला, तो मुझे लगा कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो समाज भी आप पढ़ेंगे अच्छे से, समाज आपका नहीं छूटेगा, और संधि तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। कोई भी संधि रहे आप उसको बहुत आसानी से बना लें, है ना। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, व्यंजन को आज खत्म कर देते हैं। हिंदी 15 दिन में 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो थोड़ा फास्ट 1 बजे तक पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा 1 बज गया क्या, 2 बजे तक अभी तो नहीं है क्लास। ठीक, 2 बजे तक पढ़ेंगे, 2 बजे तक।
आपको ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा कि हिंदी में आप जो है हो सके पहली बार सुने होंगे या हो सके किसी बुक में देखे भी नहीं होंगे, है ना। हिंदी तो 25 नंबर का है ना। अभी आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, 10 पर्यायवाची लिखाऊंगा, है ना। और 10 पर्यायवाची को हर किसी को याद होना चाहिए। 10 मुहावरे आप अपने से करके आओगे सब लोग, 10-10 पर्यायवाची, 10-10 मुहावरे जो है। मुहावरे कहावते भी है क्या विषय, है ना। तत्सम तद्भव, तो कुछ को याद करना है। पर्यायवाची शब्द को मैं बता नहीं सकता, आपको याद करना है, ठीक है। तो जो एग्जाम में जो पूछता है वैसी पर्यायवाची अगर हम लोग 10-10 पढ़ेंगे तो 10 दिन में 250 पर्यायवाची पढ़ लेंगे। 10 दिन में कितना याद हो जाएगा? 250 शब्दों का पर्यायवाची याद कर लेंगे आप। 250 नहीं, कितना होगा? 100 शब्दों का। 10 दिन में कितना? एक दिन में 10 पढ़ेंगे तो 10 दिन में 100 शब्दों का, और 100 शब्द भी एकदम सफिशिएंट है। 100 शब्द पढ़ेंगे पर्यायवाची, अगर याद करेंगे तो भी आपके लिए लगभग जो है सफिशिएंट। हो गया क्या? घर जाना और पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, हाँ या ना? हाँ, आज का हो गया। मतलब आप लोगों की कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक है। आप लोगों की इच्छा शक्ति कम है। 8 बजे तो मैं कल रात को देखिए, मैं कल ड्यूटी कैसा गया उसने, कल मैं शाम को 6 बजे ड्यूटी गया, रात को 9 बजे खाना खाने आया, 10 बजे फिर गया, पूरी रात भर ड्यूटी किया, घर में गया तो 2 फोन आ गया, सो भी नहीं पाया। और मेरे यहाँ मेहमान आ गया तो मैं थोड़ा सा लेट से आया, फिर 11 बजे अभी तक मैं सोया नहीं सकते कल से। कहने का मतलब है, चलिए ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको कैपेसिटी बढ़ाना है 15 दिन को, है ना। हाँ? कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग, है ना, जैसे आप लोग बोलेंगे उसी हिसाब से पढ़ना है। आप लोग भी जब जाएंगे टीचर में तो कठोर हो जाएंगे, बढ़िया आप लोग का भी कैपेसिटी बढ़ाने का धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो कल हम लोग जो है व्यंजन पढ़ेंगे पूरा, है ना। और आपका आज का फीडबैक बताना है हिंदी का, ठीक है, कि आपको हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे से आप क्वेश्चन को बना लेंगे कि नहीं। और हो सके तो पुराना क्वेश्चन को देखिएगा फॉर्म, ठीक है। आपका नहीं हो सके मुझे भी कुछ नया क्वेश्चन मिले, मैं भी उसको बना नहीं पाऊँ तो उसका आंसर मुझे भी मिलेगा, अपने नोट में करते जाऊँगा। ये चीज़ भी आपको पढ़ाना है। बल्कि जैसे मैंने अभी पूछा, अभी जो है विजाति स्वर है बोले, लेकिन किसका विजाति मुझे नहीं मालूम, तो मैं भी उसको देखूंगा तो मुझे याद आते जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन जो है अपने से इस तरह से मिलते जाते हैं तो उसको लाते जाएगा। अभी वर्ण पढ़ है तो वर्ण से सारे संबंधित जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ? क्या? नुक्ता, नुक्ता बोलते हैं। इसी को जो होते हैं ताड़न जात बोलते हैं, ठीक है, ताड़न जात बोलते हैं, हिंदी में इसको नुक्ता बोलते हैं। या ताड़ा आप तो प्रयोग करते हैं, जैसे क में यहाँ पर ऐसे लगा दिए, फिर आप रंगा में ऐसे भी लगाते हो, ऐसे भी लगाते हो, लगता है ना, ये नुक्ता चिन्ह है, ताड़न जात बोलते हैं, ठीक है। पढ़े हो तब कल? हाँ, नुक्ता, नुक्ता, नुक्ता चिन्ह बोलते हैं, या इसी को ताड़न जात चिन्ह बोलते हैं। ताड़न जात मतलब फेंका हुआ अंक का मात्रा, उसी को तो नुक्ता बोलते हैं, अंक की मात्रा, है ना। ये जो रेखा है, ठीक है, ये जो है खड़ी लाइन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? खड़ी लाइन बोलते हैं। इसको शिरोधार्य लाइन बोलते हैं। ऊपर वाला जो है जो चिन्ह लगता है उसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग देखे होंगे, क में अंग लगा दिए, अनुस्वार जो है बगल में लगा दिए, अंगा या अड़ा जो पढ़ते हैं, है ना, एक थोड़ा पढ़ते हैं उसी को अंगा करके पढ़ते हैं। तो इसी तरह कंटिन्यू चलने देंगे। अगर हिंदी बोलेंगे तो ऐसे 1 घंटा संविधान या फिर जीएस पढ़ेंगे, और 1 घंटा जो है उसके बाद जो है हिंदी पढ़ेंगे, है ना।
कंटिन्यू 25 दिन पढ़ेंगे तो आपका लगभग मान के चलिए 25, 24, 45, 50 नंबर का एक साथ रेडी हो जाएगा, है ना। और ये हिंदी में प्रैक्टिस कीजिए, जो ज़्यादा नंबर का है उसका रोज अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने से पढ़िए। तो आपको अभी जो है एक बार थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए, पर्यायवाची शब्द 10 को लिखना है। ये सब आपको अपने से ढूंढ के लाना है, ठीक है। कौन कितना हो सके कुछ नया पर्यायवाची शब्द मिल जाए हम लोग को, है ना, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, आपको अपने से लिखना है। किसका किसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। सबसे पहले लिखिएगा जल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची लिखिएगा। फिर सूर्य का पर्यायवाची लिखिएगा, ठीक है, जल का पर्यायवाची, फिर सूर्य का पर्यायवाची, ठीक। जल का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची, उसके बाद लिखे यमुना का पर्यायवाची, यमुना, यमुना का पर्यायवाची, यमुना का पर्यायवाची लिखिए। फिर उसके बाद आपको हंस का पर्यायवाची लिखना है, हंस की पर्यायवाची। उसके बाद लिखना है चंद्रमा की पर्यायवाची, सूर्य, चंद्रमा, हंस। उसके बाद लिखना है शंकर की पर्यायवाची। उसके बाद लिखना है राक्षस की पर्यायवाची, शंकर की पर्यायवाची, राक्षस की पर्यायवाची, ब्रह्मा की पर्यायवाची, कामदेव की पर्यायवाची, कामदेव, नामदेव नहीं, कामदेव, कामदेव की पर्यायवाची, इंद्र की पर्यायवाची। हो गया 10 ना। इतने के पर्यायवाची कल सबको लिखना है, अपने से जो भी मन आता है, याद आता है, याद से लिखिए। कोई बुक होगा तो बुक से लिखिए, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये पूछूंगा, आपने जैसे इंद्र की पर्यायवाची लिख दिया तो मैं आपको कुछ शब्द दे दूंगा कि ये है, ये जैसे कामारी किसकी पर्यायवाची है, ठीक है, या फिर आपको दे दूंगा, ठीक है। कुछ भी इस तरह से शब्द लिखते जाऊंगा, आपको बताते जाना ये पर्यायवाची किसकी है, ठीक। परिजात पूछ दिया तो उसकी पर्यायवाची कौन है, तो जो आप पढ़े रहेंगे जो 10 पर, उसी में से आपको मैं शब्द पूछते जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम में तो ऐसे पूछेगा कि पारिजात जो है तीनों में से इसकी पर्यायवाची नहीं है करके दे देंगे, आप है करके देंगे, तो आपको जो शब्द याद होते जाएंगे 10-10, और 100 तो बहुत होता है, 100 पर्यायवाची जो है बहुत होता है। और अपने से 10-10 जो है मुहावरे और कहावतें भी याद रखें कल से, ठीक है। हिंदी पढ़ना है तो एकदम आपको जो है अपने आप को जो है कमर कस के याद करना ही पड़ेगा, ठीक। तो 10 मुहावरे और 10 कहावतें, ठीक है। तत्सम तद्भव मैं बताऊंगा, जब शब्द विचार पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स को लेके उसको याद भी कर लेंगे जो एग्जाम में पूछता है। चलिए ठीक, धन्यवाद। आप लोग 2-2.5 घंटे झेल लिए।